नमस्कार। रीट 2022 टॉप एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम टॉप एमसीक्यू में अंतर्गत वायुदाब को लेके प्रश्नों की बात करेंगे कि वायुदाब को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वायुदाब पवन तंत्र है, महासागरीय परिसंचरण है, कुछ ऐसे टॉपिक जो नए जुड़े हैं, तो पहले हम उन पर बात करेंगे। पिछले क्लास में जैसे हमने भूकंप और ज्वालामुखी को लेकर बात की, उसी कड़ी में आज हम पहले वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करेंगे कि वायुदाब को लेके क्या प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वायुदाब दर्ज किया जाता है? ए, पर्वतीय शिखर पर, बी, मरुस्थलीय क्षेत्र में, सी, समुद्री तल पर, और डी, समताप मंडल में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वायुदाब किसे कहते हैं। अब वायुदाब जो है, यहां वायुमंडलीय परतों द्वारा धरातल या समुद्री सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दबाव, यानी कि वायुमंडल की जो परतें हैं, उन परतों के कारण धरातल या जो समुद्र की सतह है उस पर कितना दबाव लगता है प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर कितना दबाव लगता है, तो वह क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। अब प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक वायुदाब कहां दर्ज किया जाता है? ए, पर्वतीय शिखर। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुदाब में कमी होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वायुदाब जो है अधिक दर्ज नहीं किया जाता है। दूसरा लिखा है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है और जल वाष्प की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, इसलिए वायुदाब क्या किया जाता है? कम दर्ज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो वायुदाब है यह दर्ज किया जाता है समुद्र तल पर। इसका सही उत्तर है सी। और बात करें डी, समताप मंडल, तो समताप मंडल के कारण जो है वायुदाब लगता है, वहां पे ज्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि समताप मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, हम बात करते हैं वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है, इसलिए समताप मंडल में भी वायुदाब क्या होता है? कम होता है। सबसे ज्यादा जो है वायुदाब समुद्र तल पर दर्ज किया जाता है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वायुदाब कहां होता है? समुद्र तल पर। और तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में भी कमी होती है और वायुदाब में भी क्या होती है? कमी होती है। ध्यान रखना, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी होगी और वायुदाब में भी कमी होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से वायुदाब वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ए, समुद्र से ऊंचाई, बी, पृथ्वी की घूर्णन गति, सी, वायुमंडलीय तापमान, और डी, वनाच्छादन। अब समझना, वायुदाब के बारे में हमने अभी बात की। वायुदाब का जो मतलब होता है कि वायुदाब का अर्थ है कि वायुमंडलीय परतों के कारण धरती पर या समुद्र तल पर कितना दबाव लगता है। वायुदाब का जो निर्धारण जो होता है वह सबसे पहला होता है समुद्र तल से ऊंचाई, कि समुद्र तल पर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है, इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई वायुदाब को प्रभावित करती है। इसके बाद दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के कारण, अब समझना,
कोरियोलिस बल के कारण जो है जहां पर न्यून तापमान होना, न्यून वायुदाब होना चाहिए वहां पर उच्च हो जाता है, जहां उच्च होना चाहिए वहां पर न्यून हो जाता है। इसका मतलब है कोरियोलिस बल वायुदाब के वितरण को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति भी वायुदाब के वितरण को प्रभावित करती है, जिसको हम आगे गतिजन्य वायुदाब पेटियों के अंतर्गत पूरा अध्ययन करेंगे। इसके बाद है वायुमंडलीय तापमान। अब ध्यान रखना कि जो वायुदाब है इसका मुख्य कारण है जलवाष्प, कि जब जलवाष्प ज्यादा होगी तो वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा, और जब तापमान ज्यादा होता है तो वायुमंडलीय जलवाष्प में क्या होती है? कमी होती है। इसलिए वायुमंडलीय तापमान भी वायुदाब के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। जहां तापमान ज्यादा होगा वायुमंडलीय जो है दाब यानी कि वायुदाब कम होगा, जहां तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए यह भी जो है वायुदाब के वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद है वन आच्छादन। वन आच्छादन का मतलब है वनों से ढका हुआ क्षेत्र, इसका संबंध वायुदाब से नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना इसका सही उत्तर कौन सा है? डी है। वन आच्छादन वायुदाब वितरण को प्रभावित नहीं करता है। वायुदाब वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है समुद्र तल से ऊंचाई, उसके बाद है पृथ्वी की घूर्णन गति या कोरियोलिस बल, जलवाष्प और वायुमंडलीय तापमान। यह मुख्य रूप से जो है वायुदाब वितरण को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं वह सब वायुदाब पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलवायु परिघटनाएं, चाहे वह आंधी है, तूफान है, वर्षा है, यह सब किस पर निर्भर करती है? वायुदाब पर निर्भर करती है। और वायुदाब किस पर निर्भर करता है? समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी की घूर्णन गति, वायुमंडलीय तापमान और जलवाष्प पर निर्भर करता है, वन आच्छादन पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से बैरोमीटर के पैमाने में तीव्र गिरावट कौन सी घटना का संकेत है? ए तूफानी मौसम, बी वर्षा, सी साफ मौसम, डी प्रति चक्रवात। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बैरोमीटर क्या है। तो देखिए बैरोमीटर जो है यह वायुदाब मापने का यंत्र है। क्लियर? तो आपसे पूछा जा सकता है वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। और इसमें वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं? मिलीबार। तो मिलीबार जो है यह वायुदाब मापने की इकाई क्या है? तो वह है आपके मिलीबार। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोई भी एक बैरोमीटर है, यह इस तरह से कोई एक जीरो, एक, दो, तीन, चार और ये 5, यह कोई पैमाना है बैरोमीटर का। इस पैमाने में जो है अचानक गिरावट होती है। अचानक गिरावट होने का मतलब है कि वायुदाब में अचानक कमी। और जब किसी स्थान पर वायुदाब में अचानक कमी होती है तो उच्च वायुदाब से तेज गति से क्या आएगी? हवाएं आएगी, और वह हवाएं एक तूफान के रूप में होगी। इसका मतलब है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि बैरोमीटर के पैमाने में तीव्र गिरावट की जो घटना है यह तूफानी मौसम का संकेत है, कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट होगी, तेजी से गिरावट होगी, तो वहां पर तूफान आने की संभावना है या तूफानी मौसम होने की संभावना है। वर्षा यहां बैरोमीटर के कौन से पैमाने पर निर्भर करेगी? एक बार पुनः गिरावट
कि जब बैरोमीटर में एक बार वायुदाब में जो है वृद्धि होगी या बैरोमीटर के पैमाने में वृद्धि होगी और फिर वह नीचे गिरता है तो वह वर्षा आने का क्या है, संकेत है। साफ मौसम और प्रति चक्रवात, यहां बैरोमीटर के पैमाने में लगातार वृद्धि, यदि बैरोमीटर के पैमाने में लगातार वृद्धि होती है तो वहां पर या तो मौसम साफ है यहां पर, या फिर वहां पर प्रति चक्रवात जैसी घटना होने की संभावना है। यानी कि ए बताएगा चक्रवात का कारण बताएगा कि ए जो है वह चक्रवात या तूफानी मौसम का, बी बताएगा वह वर्षा का, और सी और डी यहां है साफ मौसम और प्रति चक्रवात की घटना। और यह सब निर्धारण मौसम विभाग के द्वारा बैरोमीटर के पैमाने के आधार पर किया जाता है। इसीलिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है और इकाई कौन सी। यंत्र पूछा जाएगा तो बैरोमीटर, इकाई पूछी जाती है तो मिलीबार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पृथ्वी की सतह पर वायु दाब का क्षैतिज वितरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ए समताप रेखा, बी समदाब रेखा, सी समवर्षा रेखा, डी समोच्च रेखा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर वायु दाब का क्षैतिज वितरण, कि वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है यह किस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है आइसोबार पर। किस पर निर्भर करता है, आइसोबार, जिसे हम क्या बोलते हैं, समदाब रेखा। समदाब रेखा पर यह निर्भर करता है। समदाब रेखा क्या है, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। और आइसोबार जो है यहां वायुदाब के क्षैतिज वितरण को जो है निर्धारित करती है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी समदाब रेखा। समताप रेखा जिसे बोलते हैं आइसोथर्म, यानी कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, समताप रेखा। समवर्षा रेखा इसको कहा जाता है आइसोहाइट। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहलाती है। लेकिन समदाब रेखा जिसे हम आइसोबार कहते हैं यह वायुदाब के वितरण को जो है निर्धारित करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से गतिजन्य वायुदाब पेटी का सही युग्म है। ए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, बी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब यहां पे समझना सबसे पहले कि वायुदाब पेटी का जो है निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, और उसी से हमें यह पता चलेगा कि कौन सी गतिजन्य है और कौन सी गतिजन्य नहीं है। तो अब हम बात करें यदि वायुदाब पेटियों की, तो जो वायुदाब पेटी जो है यहां दो प्रकार की होती है। एक होती है तापजन्य और दूसरी होती है गतिजन्य। तापजन्य का मतलब है ताप, जिनका निर्माण तापमान के कारण होता है वह तापजन्य होती है। गतिजन्य का मतलब है
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जिसका निर्माण होता है उसे हम गतिजन्य कहते हैं। अब तापजन्य जो है यहां दो होती है। कितनी होती है? दो। एक होती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यानी कि जहां सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए वहां पर तापमान ज्यादा होता है, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब क्या होगा? कम होगा। इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास वायुदाब कम होता है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? तापमान के कारण इसका निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे तापजन्य कहते हैं। इसी तरह से ध्रुवों पर सूर्य तिरछा चमकता है, इसलिए वहां पर तापमान की कमी होती है, और तापमान की कमी होगी तो वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए ध्रुवों के पास जो वायुदाब पेटी है उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, और इसका निर्माण भी किसके कारण होता है? तापमान के कारण, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? तापजन्य वायुदाब पेटी। यदि आपको तापजन्य वायुदाब पेटी के बारे में पता है तो इसके अलावा जो भी होगी वह क्या होगी? गतिजन्य। गतिजन्य कौन कौन सी है? देखिए, गतिजन्य भी दो प्रकार की होती है। एक होती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और एक होती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और इन दोनों का निर्माण जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गतिजन्य कहते हैं। कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, नहीं, उपोष्ण क्षेत्र में वायुदाब कम होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वहां पर वायुदाब बढ़ जाता है, जिसे हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की संज्ञा देते हैं। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि ध्रुवों के समीप है, यहां पे वायुदाब अधिक होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां पर कम हो जाता है, इसीलिए इसे हम गतिजन्य कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से गतिजन्य, अब गतिजन्य कौन सी है? तो एक तो होगी, देखिए सबसे पहले बात करते हैं भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखीय जो है यह तापजन्य है, गतिजन्य नहीं है, जबकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी गतिजन्य है। इसलिए यह युग्म सही नहीं होगा, क्योंकि यह तापजन्य है और यह गतिजन्य। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यह गतिजन्य है, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यह भी गतिजन्य है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। यदि बात करें सी की, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यह तो गतिजन्य है, लेकिन ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यह तापजन्य है, इसलिए यह सही नहीं है, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और भूमध्य रेखीय यह दोनों जो है यह तापजन्य है। कैसी है? तापजन्य। तो आपसे पूछा जाए तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है, तो उत्तर हमारा डी होगा, और पूछा जाए कि गतिजन्य कौन सी है, तो उत्तर हमारा बी सही होगा। और यह बहुत बार पूछा जाता है कि गतिजन्य वायुदाब पेटी या तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए, जहां सूर्य ताप के कारण निर्धारण होता है वह तापजन्य है, और जहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायुदाब पेटियों का निर्धारण होता है उसे हम गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे डोल ड्रम पेटी की संज्ञा दी गई है? ए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, बी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और डी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब डोल ड्रम पेटी क्या है? डोल ड्रम पेटी एक शांत क्षेत्र है, जहां पे बिना गर्जन के, किसी तरह की गर्जन के बिना वहां पर बारिश होती है, शांत वर्षा होती है, जहां वर्षण होता है उसे हम डोल ड्रम पेटी कहते हैं। अब डोल ड्रम पेटी होती कौन सी, यहां देखिए। तो यदि हम बात करें पृथ्वी पर, तो यहां जो है
भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास जो वायुदाम बेटी है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद बात करें यहां उपोष्ण पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब समझना यहां से कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की और जो है पवनें चलती है, इन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? इन पवनों को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। और ये जब व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पर आती है, निम्न वायुदाब पेटी की ओर आती है, तो यहां पर सूर्य सीधा चमकता है, तो यह गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर यह ठंडी होती है और ठंडी होकर क्या करती है? बारिश करती है। इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। और वह भी वर्षा कैसी होती है? संवहनीय वर्षा होती है, बिना किसी गर्जन के शांत बारिश होती है। और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोलड्रम पेटी या शांत क्षेत्र कहा जाता है। तो अब ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे डोलड्रम पेटी की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है डी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसका विस्तार 0 से लेकर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? डोलड्रम पेटी या शांत क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना, इस क्षेत्र में 4 o'clock यहां भी पूछा जा सकता है कि 4 o'clock रेन का संबंध किससे है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या भूमध्य रेखा से, कि यहां पर दिन में 4 बजे जो है क्या होती है? बारिश होती। क्यों? कि हवाएं गर्म होकर जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है और गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी तो यहां ठंडी होकर बारिश करेगी। और भूमध्य रेखा के आसपास प्रतिदिन 4 बजे जो है बारिश होती है, जिसे 4 o'clock रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है 4 o'clock रेन कहां होती है? तो भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में जो है बारिश होती है, उसे 4 o'clock रेन कहते हैं। और इसी को हम डोलड्रम पेटी या शांत क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? ए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, बी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और डी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यदि हम बात करें पृथ्वी की, तो जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास जो वायुदाब पेटी है, इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि 0 से लगाकर
5 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। इसके बाद जो दूसरी जो होती है इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और यहां जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों जगह यहां होती है। इसके बाद इसे कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यहां 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह होती है। और इसके बाद जो होती है वह होती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो कि 85 से लगाकर 90 यानी ध्रुवों के पास होती है। इस तरह से हमारे पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का जो है वितरण है भूमध्य रेखा से लगाकर ध्रुवों के बीच। अब यहां से जो समझने की बात है, प्रश्न पूछा गया अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिए प्राचीन काल में जो है अरबी यात्री जो थे वहां पाल युक्त जो नाव होते थे, आपने देखे होंगे पाल युक्त नाव, तो इस तरह से जो है नाव होते थे। इन पाल युक्त नाव के द्वारा यानी इन पाल युक्त नावों के द्वारा व्यापार करते थे, क्योंकि वर्तमान में तो यातायात के अनेक साधन है, चाहे वह वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, लेकिन पहले परिवहन का जो मुख्य साधन था वह था जल परिवहन। और पाल युक्त नावों के द्वारा यह जो है यात्रा करते थे। और अरबी यात्री मुख्य रूप से घोड़ों का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? घोड़ों का। और यहां पवन की दिशा के साथ साथ अपने नाव को आगे की ओर ले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है यह व्यापार के लिए जाते थे। लेकिन जैसे ही यहां पाल युक्त नाव यहां पर यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में पहुंचता, यानी 30 और 35 अक्षांशों के बीच में जैसे ही यह आता, तो यहां पर वायुदाब क्या होता? ज्यादा। और इन पाल युक्त नावों में मुख्य रूप से किसका व्यापार होता था? घोड़ों का। तो यहां पर घोड़े भी होते थे, यानी कि एक तो नाव का भार, दूसरा वायुमंडल के कारण जो वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होता था कि उच्च वायुदाब के कारण वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होने के कारण जब इस क्षेत्र के बीच में यानी 30 और 35 के बीच में, कहां 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में जब नाव आता तो इस नाव से घोड़ों को उतारकर जो है जल में छोड़ दिया जाता, ताकि नाव का जो है भार कम हो जाए। वायुमंडलीय दबाव यदि ज्यादा भी होता है तो पाल युक्त नाव जो है जल में नहीं डूबे, इसलिए इन घोड़ों को उतारने के कारण कहां उतारा जाता था? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उतारा जाता था। और इसीलिए 30 और 35 डिग्री अक्षांशों को या उपोष्ण उच्च वायुदाब जो पेटी है इसे क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश की संज्ञा दी गई है। अश्व अक्षांश, इसीलिए ध्यान रखना अश्व अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी
या 30 से 35 के मध्य जो अक्षांश है इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो कि 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है इन्हें अश्व अक्षांश की संज्ञा दी गई। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि 0 से लगाकर 5 डिग्री जो होती है अक्षांशों के मध्य है, इसे क्या कहा जाता है, शांत क्षेत्र डोलड्रम पेटी कहा जाता है। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसका विस्तार 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यहां 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी कि ध्रुवों के समीप जो वायुदाब पेटी है उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की संज्ञा दी गई। तो ये था वायुदाब को लेके, वायुदाब के वितरण को लेके जो हमारे प्रश्न आते हैं उन पर हमने चर्चा की। वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब सबसे ज्यादा कहां होता है, वायुदाब का निर्धारण कैसे करते हैं, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है, वायुदाब मापने की इकाई कौन सी है, और वायुदाब मापने की यंत्र बैरोमीटर में वायुदाब की तीव्रता गिरावट या वृद्धि से कौन कौन सी मौसमी घटनाओं का संकेत हमें मिलता है, इस पर हमने बात की। और साथ ही साथ पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण किस प्रकार से है, तो तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है, गतिजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है, किसे हम डोलड्रम पेटी और किसे हम अश्व अक्षांश कहते हैं, इस पर आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से संबंधित जो है पवन तंत्र को लेके बात करेंगे, और भी वायुमंडलीय दाब को लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।